ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एक आयुर्वेद की अद्भुत दवाई जिसका नाम है ताप्यादि लौह, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ताप्यादि लौह जो है यह आयुर्वेद की बहुत प्रसिद्ध दवाई है और ये पित्त शामक भी है, रक्त का प्रसादन करने वाली भी दवाई है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहले इसके घटक द्रव्य देखेंगे और एक एक घटक द्रव्य पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो ताप्यादि लौह जो है ना, ये अगर अष्टांग हृदय में, अभी चरक संहिता में भी इसका उल्लेख बताया है, पांडुरोग चिकित्सा में, और अष्टांग हृदय में भी पांडुरोग चिकित्सा में, लेकिन वहां पर ताप्यादि लौह नाम नहीं दिया है, वहां पे योगराज करके नाम दिया है। योगराज गुगुल भी नहीं है, केवल योगराज करके दिया है। तो इसमें ऐसा बताया कि ताप्यादि जतु रौप्य रौपयायो मलाह पंच पलाह पृथक चित्रक त्रिफला व्योश बिडंगी पालिक ही सह शर्करा अष्टपलोन्मिश्रा चूर्णिता मधुना द्रुता। इसका मतलब ये है कि त्रिफला के तीन घटक द्रव्य, हरित की, विभित की, आम्ल की, शुंठ मरीच पिपली, त्रिकटु हो गया, त्रिफला हो गया, चित्रक और वायुडंग, ये सब 2.5 तोले की मात्रा में लेना है। मुस्ता नागरमोथा है वो 2.5 तोला की 1.5 तोला की मात्रा में लेना है, 1.5 तोला। फिर पिपली मूल, देवदार, दारू हल्दी, दालचीनी, चवक, चित्रक, माक्षिक, रौप्य, लौह, ये सभी एक एक तोला की मात्रा में लेना है। मंडूर 2 तोला लेना है और जो मिश्री है, मिश्री, वो 32 तोला तक लेना है। ये सभी एकत्र करके सूक्ष्म चूर्ण बना देना है और इसको हम ताप्यादि जतु, क्योंकि इसमें शिलाजित भी है तो ताप्यादि जतु भी बोलते हैं शिलाजित का, और या ताप्याद्री जतु ऐसे बोलते हैं। तो इनका हम लोग विचार करें ना, तो इसमें सारे जो घटक द्रव्य हैं, त्रिफला, त्रिकटु, पिपली, चित्रक मूल, वायविडंग और लौह भस्म, रौप्य भस्म, माक्षिक, ये सब रक्त धातु में जो आम है उसका पाचन करते हैं और ये क्या करते हैं, रक्त का प्रसादन करते हैं। अच्छा धातु, अच्छा रक्त धातु, रक्ताणुओं को बनाने का काम करते हैं। तो इसका हम लोग पांडु रोग के हिसाब से, पांडु रोग चिकित्सा के हिसाब से इसका प्रयोग करते हैं। ग्रंथों में क्या बताया कि पांडु रोगम विषम कासम यक्ष्माणम विषम ज्वरम
कंठ्याम रजस्कम मेहम शोफम श्वासम अरोचकम विशेषाद्वत्व अपस्मारम। देखिए अपस्मार मस्तिष्क तक इसका काम होता है, जहां पे ब्रेन के एट्रोफिक चेंजेस होते हैं या जहां पे मिर्गी के झटके आते हैं, वहां पर भी ताप्यदी लौह का काम हो रहा है। कामलाम गुद जानीचा, कामला व्याधि में और गुद के जितनी भी बीमारियां हैं, अर्श अतिसार या फिर भगंदर, परिकर्तिका, उन सब में भी इसका काम होता है। तो हम लोग इसके घटक द्रव्यों पे थोड़ा चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम लोग विस्तार से इसको पूरा डीप में हम लोग देखेंगे कि इसका अलग अलग अनुपान के रूप में इसका किस तरह से उपयोग होता है। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी लोग इस पे कुछ ना कुछ ताप्यादि लौह पे आप लोगों ने इसका प्रयोग किया है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस पे जरूर बोलिए। और मैं थोड़ा कुछ और बताना चाहता हूँ। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा स्क्रीन पे आप लोगों को कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन मैं एक एक चीज का आप लोगों को बताता हूँ। इसमें पहले तो त्रिफला के घटक द्रव्य देखते हैं। जैसे कि आंवला है, आंवला जो है वो मुख्य रस उसका 5 रसात्मक आंवला होता है, लेकिन इसमें अम्ल रस मेन प्रधान होता है आंवला में। इसका वीर्य शीत होता है, विपाक मधुर होता है, पेट में जाके मीठा हो जाता है। गुण इसका गुरु और रुक्ष होता है, और प्रमुख कर्म रसायन होता है। और आमलकी का प्रयोग हम लोग रक्त पित्त प्रमेह शुक्र धातु बढ़ाने के लिए, तीनों दोषों को ठीक करने के लिए, और विबंधर इसमें इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इसी तरह से हरितकी है, हरितकी में भी लवण छोड़ के 5 रस है। इसका वीर्य उष्ण है, विपाक मधुर है, गुण लघु और रुक्ष है। इसका कार्य हरितकी का भी रसायन है, त्रिदोष हर है और मल का शोधक है। बेहड़ा जो है वो कषाय रसात्मक है, वीर्य उष्ण है, विपाक मधुर है, गुण लघु और रुक्ष है, प्रमुख कर्म छेदन है। तो ताप्यादि लौह में ये तीनों द्रव्यों के योग जब हम मिलाते हैं तो त्रिफला का योग तैयार होता है। तो इनका प्रयोग जब हम त्रिफला के रूप में करते हैं, आम्ल की, हरित की, विबित की, तो ये भेदन कार्य करती है, मल का भेदन करती है। खांसी में, नेत्र रोग में, केश्य बालों के लिए अच्छा होता है, कृमि रोग, स्वर भेद, मदकारी, इनमें प्रयोग हम लोग करते हैं। इसी तरह से क्योंकि त्रिफला के बारे में भाव प्रकाश निघंटु में क्या बताया है और सुश्रुत में भी बताया कि त्रिफला कफ पित्तग्नि मेह कुष्ठ हरा सरा चक्षुष्या दीपनी रुच्या विषम ज्वर नाशनी। मतलब त्रिफला जो है वो त्रिदोषज्ञ है, दीपन है, रसायन है, वृष्य है, प्रमेह का नाश करने वाला है, मेद्य है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, और मेद्य ब्रेन के लिए अच्छा है, नेत्र रोगों का नाश करने वाला होता है। त्रिफला रोपण कार्य करता है, व्रण का रोपण करता है, त्वचा रोग को नष्ट करने वाला होता है, क्लेद को सुखाने वाला होता है, मेदो रोग में काम करता है, प्रमेह में काम करता है, कफ और रक्त रोगों को नष्ट करता है। इसमें मधुर और शीत गुण के कारण पित्त शामक है, रुक्ष और कषाय रस के कारण त्रिफला जो है वो कफ शामक है। इस तरह से ये त्रिदोषज्ञ बताया है। इसमें शुंठ डाला हुआ है, शुंठी मतलब अदरक का जो ड्राई पाउडर होता है। शुंठ बनाने की अलग अलग प्रक्रिया होती है। कुछ चूने के पानी में अदरक को डाल के सुखा देते हैं और फिर उसको कूटते हैं, और चूने का पानी का ही जो रहता है उसका भावना देते हैं, और 40-45 बार करते हैं तो शुंठ बनता है। कुछ लोग ड्राई अदरक को ही सुखा के और उसको मिक्सी में पीस के वो देते हैं। अलग अलग मेथड होता है शुंठी बनाने का। तो शुंठी है वह मधुर और कटु होता है, फिर उष्ण होता है, विपाक पेट में जाके मधुर हो जाता है, लघु और स्निग्ध है, और प्रमुख कर्म दीपन कार्य करना होता है। ये मंदाग्नि में काम करता है। शुंठी जीवा और कंठ का शोधन करता है। शुंठी कुष्ठ, पांडु, शीत पित्त, श्वास काश में उपयोगी पड़ता है। फिर इसमें काली मरीच है। काली मिर्च जो है वो कटु है, उष्ण है, कटु है, विपाक कटु है इसका, वीर्य उष्ण है, रस में कटु है, तीखा है काली मिर्च, और लघु रुक्ष है, प्रमुख कार्य दीपन है, और प्रमाथी कार्य करता है, सभी स्त्रोतों में जाके आम का पचन करता है। काली मिर्च धात्वग्नि को भी प्रदीप्त करता है, भूताग्नि को भी करता है, जाठराग्नि को भी प्रदीप्त करता है। और ये क्लेदहर है, श्वास काश और अग्नि दीपक है, कृमिघ्न है। पिपली जो है, पिपली कटु है, जो सूखी हुई पिपली होती है वो कटु है, वीर्य उष्ण है, विपाक पेट में जाके मधुर हो जाता है, लघु स्निग्ध तीक्ष्ण है, और प्राणव स्त्रोत का शोधन करता है। इसलिए हम लोग पिपली रसायन का प्रयोग करते हैं, वर्धमान पिपली रसायन। प्राणव स्त्रोत रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिजीज पे पिपली का बहुत अच्छा, और यकृत पे भी अच्छा काम होता है। तो इसमें जो त्रिकटु डाला जा रहा है यह श्वास काश कुष्ठ गुल्म अर्श सभी में लाभकारी होता है। और शुंठ मरीच पिपली तीनों का सम्मिलित रूप त्रिकटु कहलाता है।
और ये मोटापा को नष्ट करता है, मंदाग्नि को नष्ट करता है, श्वास का श्लीपत पीनस को ठीक करता है। दीपनीय है त्रिकटु, श्वास का त्वचा रोगों का नाशक है। गुल्म, प्रमेह, कफज रोग, स्थौल्य, मेद, श्लीपद पीनस रोग में लाभकारी है। और ये वात कफक रोग को नाश करने वाला है। मंदाग्नि और शूल का नाश करता है। और यह लेखन कर्म करने के लिए भी प्रयोग होता है। और इसमें और लेखन थोड़ा हो और आम का पचन हो, कफ का शोषण हो, इसलिए चित्रक डाला जाता है। चित्रक अगर देखें तो चित्रक कटु रसात्मक है, उष्ण वीर्यात्मक है, विपाक में कटु है, लघु रुक्ष तीक्ष्ण है, अति तीक्ष्ण है, प्रमुख कर्म दीपन कार्य करता है। यह मंदाग्नि को ठीक करता है, शोथ को दूर करता है, अर्श में, कृमि में, कुष्ठ का नाश करता है। यह दीपनीय है, शूल नाशक है, भेदनीय है, वात का अनुलोमन करता है, लेखनीय है, तृप्तिग्न है, अर्शोग्न गुण से भरपूर है, अर्श को ठीक कर देता है। और इसमें दोष ज्यादा बढ़ने से कृमि हो जाने की वजह से इसमें चित्रक का तो प्रयोग कर रहे हैं कृमिग्न के रूप में, लेकिन रसायन के रूप में कृमिग्न वाय विडंग का भी प्रयोग करते हैं। वाय विडंग जो है ताप्यादि लौह में डाला जाता है। ये कटु कषाय रसात्मक होता है, वीर्य उष्ण होता है, विपाक कटु होता है, लघु रुक्ष तीक्ष्ण होता है, और प्रमुख कर्म कृमिग्न होता है विडंग का। यह विडंग अग्निमांद्य, शूल, आधमान, उदरगत कृमि, फिर विबंधर, तृप्तिग्न, कुष्ठ, शिरोविरेचक और विरेचन का कार्य करता है। फिर इसमें मुस्ता है, नागरमोथा। नागरमोथा जो है वो तिक्त कटु कषाय रसात्मक है, उत्तम आम पाचन करता है, शीत होता है वीर्य, और विपाक में कटु होता है, लघु रुक्ष होता है, दीपन कार्य करने वाला होता है। और इसमें हम लोग जब पांडु को नष्ट करना है ताप्यादि लौ में, तो हमें आम का पचन करना बहुत जरूरी होता है, स्त्रोतोरोध दूर करना जरूरी होता है। तो इसीलिए हम लोग मुस्ता डालते हैं। और विडंग के कॉम्बिनेशन से लेखन कार्य, ज्वरग्न कार्य, ग्राही, दीपन पाचन कार्य करता है। फिर इसमें हम लोग पिपली मूल डालते हैं। पिपली मूल, पिपली डाला है लेकिन पिपली मूल भी डालेंगे तो वो कटु उष्ण कटु विपाक का होता है, लघु रुक्ष होता है, दीपन कार्य करता है, ज्वरग्न होता है, दीपन होता है, कासर श्वासर होता है। फिर देवदार डालते हैं। तो देवदार जो होता है वो तिक्त उष्ण रहता है, कटु रहता है, लघु स्निग्ध रहता है, वेदना स्थापन करता है, वात का शमन करता है, विबंध और आदमान और शोथ को दूर करता है। फिर हम इसमें हल्दी डालते हैं। हल्दी जो रहता है वो तिक्त कटु रसात्मक होता है, और वीर्य उष्ण होता है, विपाक कटु होता है। हल्दी जो होता है वो लघु रुक्ष होता है, कुष्ठग्न होता है, वर्ण त्वचा पे अच्छा काम करता है, वर्ण कार्य करता है, त्वक दोषहर, मेह, रक्त पित्तहर, शोथ, पांडु व्रण, शीत पित्त कास, अस्थि भग्न में हरिद्रा काम करता है। दारू हल्दी जो है वो तिक्त कषाय रसात्मक है, और उष्ण है, कटु है, लघु रुक्ष है, और यकृत पे कार्य करता है। दारू हल्दी नेत्र रोगों पे, कर्ण रोगों पे काम करता है, और दीपन पाचन ग्राही, गंडमाला, प्रदर, कामला, सर्पदंश और यकृत लिहोदर में, मतलब हिपेटोमेगली, स्प्लेनोमेगली पे काम करता है, उसको ठीक करता है। दालचीनी डाला हुआ है तो कटु तिक्त मधुर रसात्मक होता है, वीर्य उष्ण रहता है, विपाक कटु रहता है, लघु रुक्ष तीक्ष्ण रहता है, प्रमुख कर्म छेदन रहता है, स्वादिष्ट रहता है, और कफ वात पित्त रहता है, और सुगंधी होता है। दालचीनी सुगंधी द्रव्य में दालचीनी होता है। इस तरह से शुद्ध शिलाजित का प्रयोग हम करते हैं। तो शिलाजित कषाय किंचित अम्ल होता है, विपाक कटु होता है, फिर जो होता है वो समशीतोष्ण होता है। पर फिर हम इसमें थोड़ा शिलाजित डालने से क्या होता है कि पुष्टि करता है, बल्य है, आयुवर्धक है, वृक्ष है, विषनाशक है, और रसायन कार्य, मंगल कार्य करता है। और सब तरह की जो शिलाजित है, कर्पूर गंधी, गोमूत्र गंधी, वो सब थोड़ा कटु रहता है, तिक्त रहता है, चटपटा रहता है, और कुछ कषाय रस युक्त होता है, सर होता है, सभी जगह पे जाने वाला होता है, और वात और मल का प्रवर्तक होता है। और अष्टांग हृदय में शिलाजित को उष्कादि गण में है। यह गण मूत्रकृच, अश्मरी, गुल्म, मेदो विकार, कफ को दूर करता है। और शिलाजित बहुत काल से जो शर्करा आ रही है उसका पथरी का भेदन कर देता है और बाहर निकाल देता है। श्लेष्मग्न है, मेदोग्न है, और सर गुण होने से पित्तग्न है, लवण गुण, रस होने से वातग्न है, स्नेह और लवण होने से वातग्न है, और तीक्ष्ण गुण से दीपन कार्य करता है, और तीक्ष्ण गुण होने से कृमिग्न भी है, और तिक्त रस होने से रक्त विकार नाशक है। इस तरह से स्वर्ण माक्षिक जो रहता है, स्वर्ण माक्षिक जो है वो लौह और ताम्र का सौम्य कल्प है। यह मधुर तिक्त रसात्मक होता है, शीत स्तंभक होता है, सौम्य होता है, रक्त प्रसादक होता है, वृष्य होता है, योगवाही होता है स्वर्ण माक्षिक,
और शक्तिवर्धक होता है, पित्त शामक होता है। पित्त प्रधान कफावृत पित्त रोग में, पित्त शिराशूल में, अम्ल पित्त में, परिणाम शूल में, सभी पित्तज टाइप में बहुत स्वर्णमाक्षी काम करता है। और स्वर्णमाक्षी ऐसे शिराशूल में ठीक काम करता है जिसमें बहुत ज्यादा जी मिचला रहा है, नौशिया हो रहा है, मुंह में कड़वापन है, अरुचि है, वमन हो रहा है, शिराशूल जो है उल्टी के बाद ठीक हो जाता है, उसमें स्वर्ण माक्षिक देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। रॉप पे भस्म है, चांदी का भस्म है, कषाय अम्ल होता है, मधुर होता है, शीतल होता है, सारक होता है, लेखन होता है, रुचिप्रद होता है, स्निग्ध होता है, ग्रहण करने वाला होता है, रक्तवाहिनीगत वात का प्रकोप शामक होता है, किडनी पे काम करता है चांदी का भस्म, मस्तिष्क पे, वात वाहिनियों पे और वात प्रकोप में बहुत अच्छा काम करता है। और जहां पर भी ब्रेन की डिजीज है, जहां पे मस्तिष्क की शक्ति क्षीण हो गई है, थकावट हो रही है, बेहोशी हो रही है, कलाए खंजक, पक्षाघात है, अति जागरण की वजह से, अति श्रम की वजह से, मनन शोक भय से वात वृद्धि है, उन सबको ये रौप्य भस्म ठीक कर देता है। ब्रेन में एट्रोफिक चेंजेस हो रहे हैं उसको ये ठीक करता है। फिर लौह भस्म अगर हम लोग देखें तो लौह भस्म जो है यह आरबीसी को बढ़ाता है, शोथ का नाश करता है। लौह भस्म कषाय उष्ण शीत होता है, विपाक में मधुर होता है, ये लेखन कार्य करता है, बल्य होता है, गुरु होता है, सारक होता है और रक्त मांस का पौष्टिक होता है, अंडकोश के बल को बढ़ाता है, चक्षुष्य होता है, वृष्य होता है, योगवाही होता है और हिपेटोमेगैली स्प्लिनोमेगैली पे काम करता है। लौह भस्म है वो पांडु रोग, हलीमक रोग और पित्तज और कफज प्रमेह, उन्माद, धातु निर्बलता, संग्रहणी, मंदाग्नि, प्रदर रोग, मेदोवृद्धि, कृमि रोग, कुष्ठ, गुल्म, उदर रोग, उदरशूल, आम विकार, क्षय रोग, विष रोग, हृदय रोग, श्वास का अर्श, नेत्र की उष्मा का नाशक है, रक्त पित्त को ठीक करता है और पित्ताश्मरी नाशक है। इसी तरह से मंडूर भस्म का प्रयोग करते हैं। लौह भस्म और मंडूर भस्म में ये अंतर है, लौह भस्म लोहे का भस्म होता है, मंडूर भस्म जो जंग लग जाता है ना लोहे में, उसको जंग को वो पूरा निकालते हैं और उससे भस्म बनाते हैं और शोधन मारण करते हैं। तो मंडूर जो मतलब जंग लगा हुआ जो लोहा होता है, जो कोरोजन लग जाता है उसका हुआ निकाल के हम लोग मंडूर भस्म बनाते हैं। तो इसमें लौह तत्व अंशात्मक रूप से रहता है। ये कषाय शीत सौम्य होता है और ये भी आरबीसी को बढ़ाता है, रंजक पित्त को बनाता है और रक्त मांस और मज्जा पे काम करता है। यकृत, प्लीहा, फुफ्फुस, हृदय, अग्नाशय, पैंक्रियास पे भी अच्छा काम करता है। छोटे बच्चों में और सौम्य प्रकृति वालों के लिए विशेष प्रभावशाली होता है। पांडु रोग, शोथ, प्रमेह, संग्रहणी, हलीमक, कामला, कुंभ कामला, छोटे बच्चों में जो स्प्लिनोमेगेली हो गया है, मिट्टी खाने से जो पांडु रोग होता है, मृत भक्षण जन्य पांडु, स्त्रियों के गर्भाशय और ओवरीज की निर्बलता, उसमें मंडूर भस्म बहुत अच्छा काम करता है। मासिक धर्म नहीं आ रहा है, स्कैंटी मेंसेस हो रहा है, एमेनोरिया हो रहा है, प्राइमरी एमेनोरिया, सेकेंडरी एमेनोरिया, श्वेत प्रदर आदि विकृतियों को नाश करता है। फिर इसमें मिश्री डाला हुआ है 32 गुणा। मिश्री जो होता है वो योगवाही द्रव्य है, बल्य है, वृक्ष है, रुचि उत्पन्न करता है, इंद्रियों को बल प्रदान करता है और इंद्रियों को पुष्ट करता है। तो इसमें ताप्यादि लौ, ताप्य मतलब क्या बताया, तो चांदी, ताप्य मतलब चांदी, चांदी से बनाया हुआ, ताप्य आदि से बनाया हुआ या ताप्य स्वर्णमाक्षी को भी कहते हैं और कुछ लोग ताप्यादि जतुल लौह बोलते हैं, मतलब इसमें शिलाजित भी है। स्वर्णमाक्षिक आदि से बना हुआ ये ताप्यादि लौह होता है। तो मैं इस पे और भी बताऊंगा, मैं चाहता हूं आप लोग भी कुछ बोलिए। 1 मिनट रुक जाइए इस पे, 1 मिनट रुक जाइए, मैं ना आप लोग को ये पीपीटी दिखाता हूँ। तापीदी लौह का प्रयोग आप सब लोगों ने अपने प्रैक्टिस में किया ही होगा। इससे आरबीसी प्रोडक्शन बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है और हम लोग बहुत सारी बीमारियों में इसका प्रयोग करते हैं जहां पे रक्त का प्रसादन करना होता है। तो आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे, फिर मैं भी बोलूंगा। डिस्कशन तभी होता है जब सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मैं अकेले तो बोल दिया हूँ और मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए। ताप्यादि लॉ का प्रयोग आप लोगों ने किया है। डॉक्टर हरिहर सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर दिनेश सर, प्रियंका मैडम, गंगवार सर, शशि मैडम कुछ बोलना चाहेंगी? ताप्यादि लॉ पे कुछ बोलिए, बोलिए बोलिए। ताप्य मतलब रौप्य और ताप्य मतलब स्वर्णमाक्षिक दोनों है। तो रौप्य युक्त जो रहता है इसमें जो इसका सेवन करते हैं तो खासकर हर तरह का जो एनीमिया होता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया,
फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, हिमोलाइटिक एनीमिया हो गया। ये मॉडर्न के भाषा में मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ, आप लोग कुछ बोलना चाहते तो हैं? सर इसका सर अनुपान वगैरह कैसे होना चाहिए? अनुपान देखिए, मैं बता रहा हूँ, आप लोग के स्क्रीन पे ही दिखा रहा हूँ, रुकिए। हाँ, रक्त पित्त रोग है तो ताप्यादि लौह का प्रयोग करें तो दुर्वा स्वरस या बासा स्वरस के साथ ताप्यादि लौह का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो दाड़िम स्वरस के साथ ले सकते हैं। कुष्ठ रोग का शमन करना है तो तिक्त मधुर रस के प्रयोग, या फिर हम लोग जैसे महातिक्त घृत के साथ प्रयोग कर सकते हैं, रस पाचक रक्त पाचक के साथ कर सकते हैं। इसी तरह से कुष्ठ रोग में कुष्ठग्न गण गंधक रसायन उसके साथ प्रयोग कर सकते हैं ताप्यादि लौह। इसी तरह से ताप्यादि लौह में का प्रयोग पांडु रोग के लिए करें तो मूली का स्वरस या गोमूत्र डाल के डाला हुआ दूध का अनुपान के साथ ले सकते हैं। या फिर रोग और अवस्था भेद से ताप्यादि लौह को अमलतास, आंवला का मुरब्बा आदियों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग विधि बताइए, मैं अभी वो बता रहा हूँ। तो ये पांडु रोग में करता है काम। कामला व्याधि जो जॉन्डिस हो जाता है, जॉन्डिस भी दो टाइप का होता है, एक रुद्रपथ कामला हमारे इसमें बताया, या बहुपित्त कामला। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है और एक हिमोलैटिक जॉन्डिस होता है। दोनों में ये बहुत अच्छा काम करता है। पित्त बहुपित्त कामला एक कोष्ठ आश्रित एक शाखा आश्रित दो तरह का कामला बताया है, दोनों में काम करता है। और यकृत और प्लीहा की हर बीमारी में ताप्यादि लौह काम करता है। हेपेटाइटिस ए बी सी जितना भी है सभी में काम करता है। कैसे करता है? तो यह रक्तगत आम का पाचन करता है, रक्त धातु को अच्छा बनाता है, अच्छा क्वालिटी का ब्लड बनाता है। तो वहां पे जो संप्राप्ति है, जैसे जो कचरा जमा है उसको पचा देगा, क्योंकि इसमें त्रिकटु है, फिर पिपली मूल है, चित्रक मूल है, ये सारे द्रव्य। और जो धातुएं हैं वो धातु की शिथिलता को ठीक करता है। मेन जो ऐसी बीमारियां होती है ना, जैसे वेरिकोज वेन्स हो गया, जहां पे वेन्स की और आर्टरीज के वॉल्स खराब है, ट्यूनिका इंटरना मीडिया एक्सटर्ना वो खराब है, तो उनमें उनमें ताकत देने का काम, मतलब सिराओं को ताकत देने का काम करता है, कौन करता है? तो ताप्यादि लौह करता है, क्योंकि वो वॉल्स को रीजनरेट करता है। स्वर्ण माक्षिक डाला हुआ है, वो वॉल्स को अच्छा बनाएंगे, नए बनाएंगे, ट्यूनिका इंटरना मीडिया एक्सटर्ना जो हम लोगों ने पढ़ा है। इसी तरह से सूजन में काम करता है। स्त्रियों को मासिक धर्म नहीं आ रहा है, मेंसेस बहुत स्कैंटी आ रहा है या एमेनोरिया है, तो वहां पे रक्त धातु बनाना बहुत जरूरी होता है। रस रक्तगत आम का पचन करके अच्छा रस धातु अच्छा रक्त धातु बनेगा, मेंसेस फिर खुल के आएगा। एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी, इसलिए ताप्यादि लौह का प्रयोग करते हैं। मलेरिया के बाद जो एनीमिया होता है उसमें हम लोग देते हैं, या कोई भी फीवर के बाद जो खून की कमी हो जाती है, या फिर किडनी डिजीज जब होता है, क्रॉनिक किडनी फेलियर, उसमें क्या होता है कि हमें क्योंकि ब्लड पूरा डायलिसिस में बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, आरबीसी डाउन हो जाता है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी प्लेटलेट कम हो जाते हैं, मतलब ब्लड कम हो जाता है, एचबी कम हो जाता है। वहां पे हमें रक्त धातु बनाना है, तो ताप्यादि लौह जो है आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ दवाई है। इस तरह से खून की वृद्धि होकर शरीर का सारी इंद्रियां बलवान हो जाती है, क्योंकि हर इंद्रियों को अच्छा ब्लड मिलता है। अच्छा ब्लड मतलब जीवनीय कार्य अच्छे से होने लगता है। प्रीणम जीवनम लेपो स्नेह धारण पूर्ण, ऐसे जो बताया गर्भोत्पादश्च क्रमात् श्रेष्ठ धातु क्रमास्मृतम, श्रेष्ठ कर्म जो बताया, तो इसमें जीवन कार्य है वो रक्त धातु का है। तो जहां पर भी इंद्रियों की शक्ति कम हो गई है, दिखाई देना कम हो गया है, सुनाई देना कम हो गया है, हमें रक्त धातु को अच्छा करना है। रक्त धातु चाहे इंद्रियों का भी प्रसादन हो जाएगा, इंद्रियां मजबूत हो जाएंगी। बालकों को जो टेटेनस होता है या बाल ग्रह होता है बच्चों को, जो पुरुष ग्रह और स्त्री ग्रह आक्रांतित करते हैं बच्चों को, उनमें भी ये बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। और आंतरिक फीवर हो गया या बहुत क्रॉनिक फीवर हो गया, और उसके वजह या ठंडा लेके शीत पूर्वक ज्वर हो गया, और बुखार जा नहीं रहा, बुखार आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, पुनरावर्तक ज्वर है या विषम ज्वर है या धातुगत ज्वर है, तो इसमें रस रक्त धातु जो कमजोर हो जाती हैं, और सहायक इंद्रिया भी शक्ति नष्ट हो जाता है, तो शरीर की कांति भी बिगड़ जाती है। और रक्त की कमी की वजह से शरीर बहुत पीलापन जैसा लगता है, इंद्रियां और कमजोर हो जाती हैं, जठराग्नि मंद हो जाती है, पाचन क्रिया भी गड़बड़ा जाती है, क्योंकि ब्लड वहां सेल्स तक जा नहीं रहा, पित्त धरा कला में वो जा नहीं रहा, और शरीर कमजोर हो जाता है। खून की कमी से क्या होता है कि शरीर में जल भाग ज्यादा बढ़ जाता है, तो पूरे शरीर में शोथ हो जाता है, और क्योंकि सारकिट विभाजन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो अब शोथ
ज्यादा होने लगता है, धात्वग्नि मंद हो जाता है, त्वचा रुक्ष हो जाती है, फीकी हो जाती है, रक्त का संचार अच्छी तरह से नहीं होता है, किसी भी काम करने में मन नहीं लगता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, चिड़चिड़ापन होता है, खून की कमी से सरदर्द रहता है बहुत ज्यादा, क्योंकि ब्रेन को जो नरिशमेंट चाहिए वो मिलता नहीं है, सरदर्द होता है, आंखों में सूजन आ जाती है, और मुख, पैर, हाथ, गाल सब जगह सूजन आ जाती है। तो ताप्यादि लौह जब देते हैं तो इसमें जो भी द्रव्य बताए हैं, चित्रक, मूलवायुडंग, पिपलित, मतलब त्रिकटु, और भस्म है, ये सबसे शोथ भी कम होता है, धात्वग्नि भी प्रदीप्त हो जाती है, और शरीर को बल मिलता है, और उत्तम रस रक्तादि धातु बन जाते हैं, और आरबीसी बढ़ जाते हैं, अच्छे क्वालिटी के आरबीसी बन जाते हैं, तो शोथ भी नष्ट हो जाता है, शरीर की शक्ति बढ़ जाती है, नवीन स्फूर्ति पैदा होती है। इसी तरह से पांडु रोग में अगर पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन किया जाए तो कामला व्याधि हो जाती है, जॉन्डिस हो जाता है, उसमें पित्त प्रकोपित अगर मांस और रक्त को दूषित करके कामला रोग उत्पन्न करता है। जो लोग पित्त बढ़ाने वाले विदाही पदार्थ खा रहे हैं, तीखा बहुत खा रहे हैं, अम्ल और क्षार लवण का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, उनका पित्त बहुत ज्यादा प्रकोपित हो जाता है और कामला व्याधि हो जाती है। ऐसे में कामला जो है, वो पित्त कामला हो या शाखा से रुत्पत कामला हो, दोनों में शरीर और आंख, मल मूत्र, त्वचा पीली हो जा रही है, मल का रंग कभी सफेद हो जाता है रुत्पत कामला में, और बहुपित्त कामला में बहुत ज्यादा पीला हो जाता है, दस्त पतला होता है और झाग युक्त आता है, और अरुचि हो जाती है, मंदाग्नि हो जाता है। ऐसे में ताप्यादि लौह का प्रयोग करने से आरबीसी बढ़ते हैं, यकृत में जो संप्राप्ति है वह ठीक हो जाती है। क्यों हो जाती है यकृत की संप्राप्ति? क्योंकि इसमें जो त्रिकटु डाला हुआ है वह रक्त प्रवाह जो लीवर में हो रहा है, पोर्टल वेन से हो रहा है, या फिर हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक वेन से जो सर्कुलेशन हो रहा है, उन सब में जो आम है, स्त्रोतोरोध है, या पूरा लीवर में पैथोलॉजी देखेंगे तो इंट्रा हिपैटिक जो सर्कुलेशन है, एक्स्ट्रा हिपैटिक सर्कुलेशन, उन सबको ये ठीक कर देता है, और रंजक पित्त को अच्छा कर देता है। तो रस से रक्त अच्छा बनेगा, तो अपने आप ही कामला रोग ठीक हो जाएगा। अग्नि का प्रदीपक करता है, पित्त का शमन करता है, रक्ताणुओं को बढ़ा देता है, और जिसमें यकृत कमजोर हो गया है तो उसमें लौह का जो है असर कम हो जाता है। तो ये ताप्यादि लौह लौह कल्प है, ये हीमोग्लोबिन, हीम मतलब लोहा, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, तो ये अच्छा लौह तत्व शरीर को देता है ताप्यादि लौह, और स्वर्णमाक्षिक है इस रक्त का प्रसादन करने वाला, तो पेशेंट बहुत जल्दी जल्दी रिकवर करता है। प्रमेह रोग जो रहता है, जो बुढ़ापे में सब इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, कमजोरी आ गई है, और किडनीज भी बहुत वीक हो गए हैं, बार बार मूत्रता हो रही है, किडनी से रिलेटेड या नॉन किडनी से रिलेटेड जो डायबिटीज है मिलाइटस, उसमें बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, धातुओं में क्षय हो जाता है, क्षय जन्य संप्राप्ति होती है, वात वृद्धि हो जाती है, और कभी कभी प्रमेह पीड़िकाएं हो जाती है, जो डायबिटिक वुंड बोलते हैं वो हो जाता है। तो इन सब में ताप्यादि लौह का प्रयोग करने से अच्छा ब्लड सर्कुलेशन कर देगा, आम का पचन स्त्रोतरोध को दूर कर देगा, क्योंकि इसमें शिलाजित है, स्वर्णमाक्षिक है, लौह भस्म है, यह धातुओं को बलवान कर देता है। तो जो और एंटीबायोटिक इसमें त्रिफला डाला हुआ है, इतना ये बढ़िया है कि हर तरह का प्रमेह पीड़िका को ये ठीक करने लगता है, रक्त का शोधन करता है, मूत्राशय को बल देता है, शांति मन में भी अच्छा लाता है, क्योंकि रौप्य भस्म मन पे काम करता है, मन को शांत कर देता है। उसी तरह से शक्तिवर्धक है, दीपन पाचन भी है। आंतरों की निर्बलता में इसका प्रयोग करते हैं, जब अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज होता है, मतलब अंतड़ियों में, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज में बहुत ज्यादा जख्म जख्म हो जाते हैं, तो वहां पे भी बल देना बहुत जरूरी होता है, और रक्ताणुओं को बनाना अच्छा जरूरी होता है कि वो हीलिंग करे, तब हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो यह ताप्यादिलो क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत अच्छा काम करता है। अगर वो बलवान हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो मंदाग्नि, भूख न लगना, अरुचि, मल संचय, ये सब विकार अपने आप ठीक होंगे, क्योंकि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन इंटेस्टिनल वॉल्स को अच्छा मिल रहा है, तो उनका फंक्शन भी अच्छा होने लगता है, वहां पे एंजाइम जो सिक्रीट होते हैं उनका फंक्शन अच्छा होने लगता है। कभी कभी पित्त प्रकोप से फुफ्फुसों में दाह उत्पन्न हो जाता है, लंग्स में बहुत बर्निंग होने लगता है अंदर अंदर, और छाती में सूखी खांसी आने लगती है बर्निंग के साथ में, तब वहां पे प्रकुपित पित्त को कितना भी पानी पिया जाए तृष्णा को ठीक ही नहीं हो पाता है, तो इसमें रौप्य भस्म है, स्वर्णमाक्षी जो शीत वीर्यात्मक है, वो पित्त का शमन करते हैं, और प्यास का जो तलब होता है, प्यास का पानी का वो कम हो जाता है,
सूखी खांसी भी ठीक हो जाती है, क्योंकि ये कफ का विलयन करता है, क्योंकि इसमें त्रिकटु है, पिपली मूल है, चित्रक है, वायविडंग है। ये सब कटु रसात्मक उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य हैं। ये सब क्या करते हैं, कफ को पिघला देते हैं, तो अपने आप स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति ठीक हो जाता है। और ताप्यादि लौह को अगर च्यवनप्राश के साथ सेवन किया जाए, सीतोपलादी चूर्ण या दाड़िमा वाले शरबत का अनार के साथ दिया जाए, तो जो क्षयजन्य जो कास है, क्षयज कास है, जो क्षय के वजह, धातुओं का क्षय होने की वजह से जो खांसी आ रही है, उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से शोफ रोग में हम लोग पुनर्नवारिष्ट, पुनर्नवाष्टकवात, इन सब के साथ देते हैं ताप्यदी लौह, तो शोथ भी कम करता है, स्त्रोतरोध भी दूर करता है, और रक्ताणु की वृद्धि करके शरीर का जल भाग जो है वो जब नॉर्मल हो जाता है तो सूजन अपने आप कम हो जाती है। तो उसी तरह से रौप्य माक्षी का भी प्रयोग कर सकते हैं, या रौप्य भस्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आप लोग कुछ बताइए, फिर मैं और बताता हूँ। ताप्यादि लॉ के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर आए हैं? नहीं आए? डॉक्टर अभय सर आपने यूज किया है? डॉक्टर वीना मैडम, ताप्यादि लॉ पे कुछ बताइए आप। गंगवार सर, शशि मैडम, महाजन सर। मैं और बताऊंगा, आप लोग भी थोड़ा बोलिए। हाँ, बताइए। हाँ जी सर, गुड सर इवनिंग सर। अच्छा मैम, बोलो प्लीज। सर मैंने तो ताप्या दिलो सर वेरिकोस के पेशेंट को ही दिया है, तो सर मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है। मतलब पेशेंट्स बोलता है हमें अच्छा लग रहा है करके, मतलब मानसिक लेवल पे। और बस वो जो क्या कहते हैं उनका, हम रीच थेरेपी करते हैं तो उसके बाद इम्प्रूवमेंट और ज्यादा नजर आता है। और सर मेरे को एक चीज पूछनी थी, सर आपने जैसे अभी बताया ना कि ताप्यादी लौ को पुनर्नवादी मंडूर के साथ लें, सर तो क्या सीकेडी के पेशेंट्स होते हैं तो उनमें दे सकते हैं पुनर्नवादी मंडूर और क्या कहते हैं ताप्यादी लौ एक साथ? हाँ, जहां पे भी जिसमें रसकल्प होता है वहां वो नहीं देना चाहिए। ताप्यादि लौ किडनी के पेशेंट में इसमें आप देखिए घटक द्रव्य आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पारागंधक है क्या इसमें? नहीं है ना? नहीं सर, हाँ पारागंधक नहीं है, तो हम ये किडनी के पेशेंट में देते हैं। सच में फायदा करता है किडनी के पेशेंट का। जीएफआर लेवल बढ़ा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, जीएफआर को इम्प्रूव करता है, एचबी लेवल को अच्छा करता है, किडनी के एक एक नेफ्रॉन्स को ताकत देता है। ये सच में काम करता है ताप्यादि लौ। और पूछिए। ठीक है पुनर्नवा सर। मंडूर जो होता है वो थोड़ा सा रुक्ष होता है, क्योंकि उसमें गोमूत्र डाला हुआ रहता है, तो वो थोड़ा सा मतलब रुक्षता, कफग्न, मतलब कफज पांडु की तरफ उसकी चिकित्सा बताइए आप, मतलब वहां पे बताया। ठीक है सर, मतलब वो तो वो देख के, मतलब अगर की डोमिनेंस है तो कुछ टाइम तक दे सकते हैं, या स्रोतोरोध होगा तो शायद थोड़े टाइम के लिए दे सकते हैं। हाँ, आम उसके बात है। बाद फिर अब हाँ ताप्यादि लौ है वो उसके एक बाद सौम्य दवाई है। ये कोई नुकसान, क्योंकि इसमें मिश्री है, और जी। ये डायबिटीज के पेशेंट को भी देते हैं, क्योंकि मिश्री जो 32 तोला है, लेकिन हम तो 1 से 8 रत्ती दे रहे हैं, और उतना ग्लूकोज तो चाहिए ही बॉडी को, ब्रेन को चाहिए, तो उतना चलता है। उससे शुगर लेवल शूट अप होगा ऐसा नहीं होता कभी भी। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। और ये इतना अच्छा से डिजाइन किया है कि इसमें जो कटु रस है उसको बैलेंस करने के लिए मिश्री डाला हुआ है 32 तोला, कि वो शरीर को नुकसान न करे, इतना तीखा दवाई। पिपली मूल, चित्रक और त्रिकटु, ये सब उसको बैलेंस किया है। और लौ भस्म, रौप्य भस्म, इन सबको भी बैलेंस करने के लिए मिश्री डाला हुआ है। चलिए शशि मैडम आप बताइए, फिर मैं और बताऊंगा। डॉक्टर शशि तिवारी मैडम जी बताइए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। अनम्यूट करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। ताप्यादी लोगों के रिलेटेड दिमाग में बहुत सारी क्वेरी थी। अभी आपने जब सेशन लिया तो उससे काफी और चीजें मतलब सॉल्व हो गई। और यहाँ पर जिन लोग के अपने अपने जो जो अनुभव है, जैसे मैम ने अपना बताया कि वेरिकोज वेन में जब वो देते हैं तो उनको खास करके मानसिक लेवल पर बहुत फर्क पड़ता है। तो वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि मैंने ताप्यादी लोग बहुत कम यूज किया है। और मैं तो हमेशा बस सोचती थी ठीक है, जहाँ पर भी इस तरह की संप्राप्ति है कि रक्त को हमें बढ़ाना है, रक्त धातु पर काम करना है, वहां पर ज्यादा इस्तेमाल करने का मतलब दिमाग में रहता था। या रस पाचक पाचक जैसे इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ टाइम बाद इसको ताप्यादी लो दो तो बहुत बढ़िया है। और मैंने देखा जमदग्नि सर के लेक्चर में काफी रहता है कि वो बहुत सारे केसेस में ताप्यादी लोग बहुत देते हैं। तो और लोग के भी जो अनुभव है तो प्लीज शेयर करें। मेरा इसके केस में अनुभव कम है। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। हमारे सर के पास ना, जब सर का प्रैक्टिस शुरू हुआ, सर बहुत हाई लेवल पे चले गए, और सर का प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा हो गया।
तो लेकिन सर का जब नाम होने लगा तो सर के पास, मैं उस टाइम था, सर का रेंट पे क्लिनिक था, तो उस टाइम पे पेशेंट बहुत आते थे सर के पास। तो एड्स के भी पेशेंट आने लगे, HIV पॉजिटिव के, क्योंकि मतलब महाराष्ट्र में जो पुणे है ना, पुणे में बुधवार पेट करके रेड लाइट एरिया है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को HIV पॉजिटिव के केसेस ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वो सब प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं, गणपति का नाम लेके सब गलत काम होता है। तो जो भी है, हमें बुराई नहीं देखना, हमें, हम तो डॉक्टर हैं, हमें ठीक करना है किसी को भी। तो सर के पास बहुत सारे HIV पॉजिटिव पेशेंट आने लगे। CD4 काउंट कम हो गया उनका, WBC काउंट कम है, और वो जो एलोपैथी की दवाइयां हैं उसका साइड इफेक्ट बहुत बॉडी में हो रहा है, कि मतलब लीवर फेल हो रहा है, लीवर खराब हो रहा है। एड्स की जो दवाइयां रहती हैं, क्योंकि वो वायरस का पूरा वो निकालने के लिए वो सब दवाइयां देते हैं, इम्यूनिटी डाउन होती है और पेशेंट मल्टीपल इन्फेक्शन से मर जाता है, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ऐसे बोलते हैं, एड्स। तो सर के पास है, तो सर ने क्या किया कि हम अब एड्स की दवाई बनाते हैं। तो सर ने क्या किया कि पहले तो रिसर्च करते हैं कि, और कितना अच्छा सर का रिसर्च है, कि सर ने क्या किया कि एड्स के पेशेंट को क्या क्या तकलीफ होती है। तो उन्होंने बहुत सारे एड्स के पेशेंट लिए, और कुछ कुछ पहले दीपन पाचन दवाई दे दिया, और फिर बाद में उनका केस टेकिंग किया। तो किसी को वातज ग्रहणी है, किसी को वातज पांडु है, किसी को वातज कास है, किसी को वातज श्वास है, मतलब वात का डोमिनेंस वाला श्वास है, वात वाला तो है ही, लेकिन वातज ज्यादा मिल रहा था। फिर रक्त पित्त मिल रहा है, वातज मिल रहा है उसमें, वातानुबंध वाला, अधोग रक्त पित्त, ऐसे वातज 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 मिल रहे हैं। तो सर ने क्या किया कि वाग्भट जो है, वाग्भट संहिता में वातज के सारे दवाइयां निकालना शुरू कर दिया, कि वातज पांडु के सारी दवाइयां जो जो बताई हैं, वातज ग्रहणी के, फिर वातज ज्वर के, वातज कास के, वातज श्वास के, ऐसे सब निकालना शुरू किया। फिर उसके बाद उसमें से कॉमन कॉमन दवाइयां निकालना शुरू किया। तो कॉमन कॉमन दवाई निकालते 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 एक फॉर्मूला मिला, और वो ये है: हरड़, बेहड़ा, आंवला, शुंठ, काली मिर्च, पिपली, चित्रकमूल, बाइविडन, नागरमोथा, पिपली मूल, देवदार, दारू हल्दी, दालचीनी, चव्य, शिलाजित, स्वर्णमाक्षिक, रौप्य भस्म, लौह भस्म। तो सर को ये मिला कि एड्स की ये दवाई है। फिर सर ने इसको देना शुरू किया। सारे पेशेंट में CD4 काउंट बढ़ने लगा, सारे पेशेंट का इम्यूनिटी अच्छा होने लगा, मतलब वातज ज्वर भी ठीक होने लगा, और दवाइयों के साथ में, लेकिन ये मेन दवाई रहती है। फिर वातज अपस्मार ठीक होने लगा, इम्यूनिटी इतना अच्छा होने लगा, क्योंकि स्वर्ण माक्षिक है, शिलाजित है, रौप्य भस्म है, लौह भस्म है, इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। तो सर की एड्स की दवाई में ये तो रहता ही रहता है, और हर दवाई में इसका प्रयोग बताया है। अब आप लोग कुछ बताइए। डॉक्टर वीना मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? अरविंद सक्सेना सर कहाँ गए? उनकी याद आ रही है। हाँ, बोलिए वीना मैडम। सर ये जो ताप्यादी लॉ है तो क्लासिकल मेडिसिन है ना? हाँ, इसको योगराज करके बताया है चरक संहिता में, चरक संहिता हम्म में योगराज करके बताया है, हमारे दूसरे ग्रंथों में ताप्यादिलो बताया है। हाँ, क्योंकि ये जो उसकी किताब है ना, आयुर्वेद सार संग्रह हाँ वैद्यनाथ वालों की, तो उसमें ताप्यादी लॉ कंटेंट है, तो इसीलिए मैं कह रही थी। ठीक हाँ, है, चलो ओके सर। चाहे वीना मैडम का हम सुनना चाहते हैं। अरविंद सर की बहुत याद आ रही है, वो कहाँ गए? वीना मैडम बताइए। ताप्यादी लोह तो मैं यूज करती ही हूँ। कामला में, पांडु में, कामला में इसका मैं ज्यादा उपयोग करती हूँ। पांडु में तो अन्य द्रव्यों के साथ, और कामला में ताप्यादी लोह, आंवले की चूर्ण और त्रिकटु चूर्ण अवरोधक कामला है तो, और सुवर्ण सूटशेखर और कामला क्वाथ, गुड़ूची, कुटकी, त्रिफला, किराततिक्र, हरिद्रा और दारू हरिद्रा, ऐसा एक कॉम्बिनेशन मैं यूज हमेशा करती हूँ। और आपने बोल दिया तो वेरिकोज वेंस में भी मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। डीवीटी में भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं सर। ताप्यादी लोह उसके साथ, अन्य औषधियों के साथ वो यूज करती हूँ मैं। स्किन डिसीज है, और थोड़ा फीमेल में तो एनीमिया मिलता ही है, और स्किन डिसीज है तो भी ताप्यादी लोह मैं उस कॉम्बिनेशन में देती हूँ। रंजक पित्त का सुधार करके, रंजक पित्त में सुधार लाकर भ्राजक पित्त भी स्किन का अच्छा करता है। और
स्किन के ऊपर जो कुछ दाग है, धब्बे है, वो भी कम हो जाते हैं। और रक्त का प्रसादन होता है तो स्किन अच्छी होती है। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है यूरिन में, और कुछ यूटीआई में भी पहला यूटीआई कवर होने के बाद भी मैं ताप्यादी लोह देती हूँ। यक्ष्मा के एलोपैथिक की मेडिसिन खा रहे होते हैं, मगर और कुछ कंप्लेंट लेके मेरे पास जब यक्ष्मा के पेशेंट आते हैं तो मैं उसको वसंत कुसुमाकर के वसंत कुसुमाकर नहीं, सुवर्ण मालिनी वसंत या वसंत कल्प कुछ देती हूँ। तो उसके साथ मैं ताप्यादी और आभ्रक भस्म देती हूँ। उसके बाद में क्योंकि धात्वाग्नि मंद होता है, धात्वाग्नि प्रदीप करके एलोपैथी के यक्ष्मा के मेडिसिन के साथ भी हम इसमें रिजल्ट देते हैं। और फिर अर्श में मैं इसका यूज करती हूँ, कौन सा भी अर्श हो, स्त्रावी हो या शुष्क अर्श हो, उसमें रक्त का प्रसादन ताप्यादी लोह देने से होता है। और वेरिकोज में यूज करती हूँ। एनीमिया का कौन सा भी, एक सिकलसन का मेरे पास बच्चा आता था, वो बाद में चल बसा वो बच्चा, मगर उसको मैं ताप्यादी लोह देती थी। तो थोड़ा बहुत उसको आराम मिला, अच्छा तो नहीं हुआ, वो गया। तो इस प्रकार ताप्यादी भी मैं, और डायबिटिक वुंड का जो मेरा अभी पेशेंट चल रहा है उसमें भी मैं अभी ताप्यादी 1 साल से दे रही हूँ, मगर मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा। बीच में कभी तो भी आपको बोल दिया था मैंने। आप केवल ताप्यादी लॉ पे मत रहिए ना, उसमें क्लेद को भी दूर करने वाला प्रमेय हर हाँ, चिकित्सा वो चल रही है सर, शिलाजीत है, आप वसंत एक बार वो कुसुमाकर। लेके आइए, मैं उसमें बताऊंगा और क्या करना है। इसके हाँ, लिए तो हम सेशन चलिए। लेते हैं, जहां पे अटकते हैं उसमें और चेंज करेंगे ना हम। जैसे कि हाँ, तिक्त घृत गुगुल देंगे, या मतलब तिक्त रसात्मक द्रव्य बहुत जल्दी आरोग्यवर्धनी वटी देंगे, या फिर गंधक रसायन देंगे, चंद्र प्रभा वटी, क्लेद को निकालेंगे, अपने आप हीलिंग होता है। मेरे पापा का तो मैंने कितना अच्छे से हील कर दिया था ना। आपने बोल दिया था वो मेडिसिन, मगर उसको ना मानसिक अवस्था उसकी अब अच्छी नहीं है। उसके 2 बच्चे, एक 35 साल का था और एक 40 साल का, वो दोनों मर गए, तो वो बहुत परेशान है। तो उसको इसमें कुछ, मानस मित्र गुटिका दीजिए, स्मृति सागर रस, मन अच्छा हो जाता है उससे। उसकी सर पेइंग कैपेसिटी भी उतनी नहीं है कि इतने महंगे महंगे मेडिसिन खा सके वो। तो मैं लेके आऊंगी आपने हाँ। रात के सेशन में आपके उनको। आपके काका जी कैसे वो हो गए एकदम ठीक, वैसे ही वो उनको बहुत भी। अच्छे हो गए सर, बहुत अच्छे हो गए, उनको भी मैं लेके आऊंगी एक दिन सब लोगों को दिखाने के लिए। हाँ, ये भी हो जाएंगे, पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से देंगे हम, इनको हाँ, लाइए। मैं हाँ, और बताना चाहता हूँ कि ताप्यादी लॉ जो है ना, हर गायनेक पेशेंट को देना चाहिए। छोटी बच्चे होती है डिसमेनोरिया या स्कैंटी मेंसेस, एमेनोरिया, इरेगुलर मेंसेस, पेनफुल मेंसेस, वाइट डिस्चार्ज, पीसीओडी, कितना सारा तकलीफ होता है। तो रक्त धातु को हमें अच्छा करना है, तो इसलिए ताप्यादी लौ को देना ही चाहिए। नवायस लौ, ताप्यादी लौ, रक्त धातु अच्छा होगा, अपने आप सब मेंसेस अच्छे से आने लगेगा। लेकिन केवल इसी से नहीं होगा, उसमें और भी हमें अगर वेगावरोध जन्य संप्राप्ति है तो वो हमें ठीक करना होगा, रात्रि जागरण है वो ठीक करना होगा, बस्ती देने की जरूरत है, बस्ती भी। लेकिन ये मेन दवाई जो है ताप्यादी लौ, रस पाचक, रक्त पाचक, नवायस लौ, ताप्यादी लौ, इससे बहुत सारे केसेस सॉल्व होते हैं। ये भी दवाई रखना चाहिए। ताप्यादी लौ जो है ना, इसका मुख्य उपयोग पांडु रोग में है। पांडु रोग जन्य जितना भी संप्राप्ति है सबको ये ठीक कर देता है, जहां पे रक्त। और मेरे एक पेशेंट है थैलीसीमिया इंटरमीडिएट, मेजर पे तो मैं नहीं क्लेम करूंगा, थैलीसीमिया माइनर और थैलीसीमिया इंटरमीडिएट, इसमें मेरे बहुत सारे पेशेंट ठीक हो गए हैं ताप्यादी लौ का ही सेवन करने से। कंटिन्यू मैं 1 साल का दे देता हूँ, वो 2-2 गोली सुबह शाम खाते रहते हैं, उनका एचबी लेवल मेंटेन रहता है। तो ये इसमें बहुत दाढ़ीमा वाले के साथ या दाढ़ीमा दी घृत के साथ देता हूँ, बहुत अच्छा रहता है। CD4 काउंट जो मैंने बताया एड्स में, इससे बहुत अच्छा भूमि आम्लकी के चूर्ण के साथ या उसके क्वाद के साथ हम देते हैं, तो बहुत अच्छा ताप्यादी लौह काम करता है। इसी तरह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। अगर हमने रक्त धातु को अच्छा किया तो
तो जहां पर भी रक्त की कमी की वजह से, जैसे सेरेब्रल एट्रोफिक चेंजेस हो रहा है, खून जा नहीं रहा, या इन्फाक्शन है, या पैरालिसिस हो गया है, जहाँ पे जो हिमरेजिक शॉक हो गया है, या फिर इश्चमिक चेंजेस हो गया है, जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, वहां पे ताप्यादी लौ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जो लोग को पांडु रोग होता है ना, उनकी धड़धड़ बढ़ जाती है, पाल्पिटेशन बढ़ जाता है, हृदय में अशक्तपन आता है, और पाल्पिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है तो घबराहट बहुत ज्यादा होती है, हाथ पैर में सूजन आ जाती है, और अपचन होता है, थोड़ा खाया तो पेट फूल जाता है, ढकार बहुत आता है, और टाइम पे मेंसेस नहीं आते जहाँ पे पांडु रोग होता है, और या नहीं आता है, 2-2 महीने 4-4 महीने मेंसेस ही नहीं आ रहा है, ऐसे में ताप्यादी लौ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर बहुत ठंडी बज के बुखार आ रहा है, शीत पूर्वक ज्वर है, ठंडी बज रही है और बुखार आ रहा है, और तो उसमें हम लोग मंडूर वटक, नवायस लौ और ताप्यादी लौ देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा फायदा करता है। छोटे बच्चों को मिट्टी खाने की आदत होती है, तो उसमें हम विरेचन देके, मृदु विरेचन देके, जैसे हम एरंड तेल रोटी में डाल के दे देते हैं आटा गूंथते टाइम, उस वो दे के विरेचन देने के बाद, और थोड़ा कृमिघ्न द्रव्य देते हैं, विडंग चूर्ण, विडंगारिष्ट वगैरह देके, कृमि कुठार, कृमि मुद्गर रस देके, फिर ताप्यादि लौ देते हैं, तो मृद भक्षण जन्य पांडु रोग ठीक होता है। कृमिजन्य पांडु रोग में हाथ पैर में बहुत जलन होती है, हृदय में धड़धड़ होता है, और पल्स रेट बढ़ जाता है कृमिजन्य पांडु रोग में, और जो मल होता है वो बहुत झागदार होता है, क्योंकि रक्त युक्त होता है, थोड़े थोड़े देर पे होता है, बहुत गंदा स्मेल आता है, अविपाक होता है, अरुचि होता है, उल्टी भी आती है, पेट दुखते रहता है, कृमिजन्य जो पांडु रोग होता है, पेट में कीड़े काट रहे ऐसा होता है, और शरीर सफेद पड़ जाता है, और कृमिजन्य पांडु रोग में दुर्बलता होती है बहुत ज्यादा। तो कृमिघ्न औषधियों के साथ में या बाद में ताप्यादि लौह देते हैं। ताप्यादि लौह जो है वो यकृत की शक्ति को बढ़ाता है, पाचक है, अग्नि दीपक है, तो इसमें चित्रक जैसे द्रव्य डाले हुए हैं ना, ये अग्नि को प्रदीप्त कर देता है, आम का पचन कर देता है, इतना बढ़िया ये दवाई है, मुस्ता है तो आम का पचन करेगा, बाकी दीपनीय महाकषाय के सारे द्रव्य डाले, इतना बढ़िया ये द्रव्य है। और यूरिन फॉर्मेशन भी अच्छे से होने लगता है, जिनको आविल मूत्रता, बहुमूत्रता है, वो प्रमेय जन्य संप्राप्ति, उसमें भी बहुत अच्छा फायदा करता है। और ये बोला विशेषाद हंति अपस्मारम कामलाम गुदजानीचा। अपस्मार जब बोला है तो मस्तिष्क का जो भी बीमारी है जिसकी वजह से अपस्मार आ रहा है, जहां में तात्कालिक स्मृति नष्ट होता है, झटका आता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जा रहा है, मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, विभत्स चेष्टा होती है, एकदम डरावनी चेष्टा करने लगता है इंसान, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, पूरे शरीर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, और झटके आने लगते हैं, हार्ट का जो पल्स रेट है वो जो स्क्रीन पे दिखता है वो भी गड़बड़ा जाता है। ऐसे में ताप्यादि लौ का प्रयोग करें तो अपस्मार को ये पूरी तरह से ठीक कर देता है, क्योंकि वहां का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, वहां के आम का पचन करता है, संज्ञावस्थ्रोतस और मनोवस्थ्रोतस को शुद्ध कर देता है, और इसमें स्वर्णमाक्षिक भस्म, रौप्य भस्म मन को अच्छा कर देता है। इसी तरह से छोटे बच्चों को बालग्रह नाम का जो रोग होते हैं उसमें झटके आते हैं, बालग्रह में बच्चे बहुत चिड़चिड़ हो जाते हैं, बहुत रोते रहते हैं, मन में उनको इरिटेशन होता है बहुत ज्यादा, ऐसे बालग्रह में इनका प्रयोग हम लोग और द्रव्यों के साथ देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसमें शिलाजित जो डाला हुआ है, 10 तोला शिलाजित डाला हुआ है, इसका फायदा ये होता है कि ये शिलाजित मूत्रल भी है, आम का पाचन करता है, रक्त दोष को दूर कर देता है, क्लेद को निकाल देता है, और मूत्र में जो क्षार का वियोजन जो होता है, क्षार निकालना, वो पूरी तरह से अच्छे से निकालता है यूरिन में से। और ये क्या करता है कि शिलाजित जो है धातुओं की निर्बलता को ठीक कर देता है। शिलाजित के वजह से ताप्यादि लौह को हम लोग आमवात में भी दे सकते हैं, वात रक्त में भी दे सकते हैं, क्योंकि जहां पे वात वाहिनियां संकुचित हो गई, सूख गई हैं, जैसे कि वात रक्त हो गया है, गाउटी अर्थराइटिस है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा, खून जमा है वहां पे, तो वात वाहिनियां शुष्क हो गई हैं, या वायु के संकोच से वो ऐसे संप्राप्त हुई है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, आम का पचन होना चाहिए, तो हम लोग वहां पे दाढ़ी मादी घृत, या हम लोग जो देते हैं विरेचन वगैरह दे के, स्त्रोत्र करके, तिक्तक क्षीर बस्ती वगैरह दे के, वहां पे स्नेहन जो होता है तिक्तक क्षीर बस्ती से, वो करने के बाद ताप्यादि लौ देते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर देता है। या फिर वेरिकोज वेन्स में अगर हम देखें तो वेरिकोसिटी होती है, धातुओं में शिथिलता आ जाती है वहां पे,
जो उसके वॉल्स रहते हैं वेन्स के, वेरिकोस वेन्स के, उनको बलवान बनाना है, तो इसीलिए हम लोग ताप्य दिलो देते हैं, तो उसके नए सेल रीजनरेट कर देता है, मतलब रक्त वाहिनियों का प्रसादन करता है और रीजनरेट करके नए सेल्स बनाता है, उसको ठीक कर देता है। इस वजह से किसी किसी को खुजली आ रही है, पूरे शरीर में रैशेस आ रहे हैं और छोटे छोटे दाने आ रहे हैं, खुजला खुजला के और दाने बढ़ रहे हैं, गर्मी बढ़ रहा है, ऐसे में ताप्यादिलो देते हैं। तो गंधक रसायन से ज्यादा ताप्यादिलो ज्यादा अच्छा काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये क्लेद जन्य संप्राप्ति को ठीक है, क्योंकि इसमें त्रिफला डाला हुआ है। त्रिफला एंटीबायोटिक है, स्किन के लिए सबसे अच्छा है। आम पाचन के लिए काली मिर्च, पिपली, पिपलीमूल, वायुडंग डाला हुआ है, दारू हल्दी डाला हुआ है, दालचीनी डाला हुआ है और भस्म डाले हैं। तो ये कंडू में सबसे अच्छा काम करता है, गंधक रसायन से भी ज्यादा पावरफुल ये काम करता है। लेकिन कहाँ पे कब क्या देना है वो देखना पड़ता है। इसी तरह से किसी को अम्ल पित्त नाम की व्याधि होती है, ऊर्ध्वक अम्ल पित्त, जिसमें क्षारधर्मिता होता है, कंठदाह, उरोदाह और मुख पाक, ये सारे सिम्टम होते हैं। थोड़ा भी कुछ खा लिया तो एसिडिटी हो रही है, तो वहां पे गैस्ट्राइटिस जैसा सिम्टम होता है, या कभी कभी पेप्टिक अल्सर होता है, डिओडिनल अल्सर होता है। वहां पे हीलिंग करना है, गैस्ट्राइटिस को ठीक करना है, तो इसमें मिश्री डाला हुआ है। और बाकी जो द्रव्य है वो हील करते हैं, त्रिफला जैसे द्रव्य है, कषाय रसात्मक, वो हील करते हैं। और अम्ल पित्त में भी ताप्यादि लौह का प्रयोग अगर हम लोग मक्खन के साथ करें, या दाढ़ीमा आंवले या आंवले के मुरब्बा के साथ करें, तो यह अम्ल पित्त की संप्राप्ति को ठीक करते हैं, क्योंकि ये यकृत पे भी काम कर रहा है, रक्त धातु पे भी काम कर रहा है, और एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन भी है इसका। इसलिए इसका प्रयोग यकृत को ठीक करना है, रक्त धातु को करना है, जहां जख्म हो गया है म्यूकोजल मेम्ब्रेन, उसको हील करना है, उसमें ताप्यादि लौह का प्रयोग करते हैं। इसी तरह मैं और बताऊंगा, आप लोग कुछ बोलिए, मैं बताने को तो और कंटिन्यू बोलते ही रहूंगा, आप लोग कुछ बोलेंगे? चलिए मैं कंप्लीट कर देता हूँ। जिनको ना बद्धकोष्ठता होती है, मतलब पेट साफ नहीं हो रहा है, अतड़ियों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अच्छा नहीं हो रहा है, वहां पे विष जमा है, तो इसमें जो चित्रक मूल, पिपली, त्रिकटु, आंवला, बेहड़ा, ये त्रिफला है, ये पेट अच्छे से साफ करके ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर देता है इंटेस्टाइन के वॉल्स में, तो उनमें ताकत आ जाती है, धातु शिथिल्यता कम हो जाती है, शिलाजित है, स्वर्ण माक्षिक भस्म है, रौप्य भस्म, लौह भस्म। तो बद्धकोष्ठता जो है, क्योंकि वहां पे जो वो भी मसल से बना हुआ है, मस्कुलर टिश्यू से बना है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छा होगा तो पेट साफ अपने आप होने लगेगा, उसको ताकत दे देता है वो ऑर्गन को, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को। इस तरह से अगर बीपी बहुत ज्यादा हो रहा है तो खून कहीं ना कहीं खराब है, तो जब हम लोग, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देंगे, अब एलोपैथी में जैसे बीटा ब्लॉकर देते हैं, प्रोपेनोल, एटेनोल, ये देते हैं, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं, उतना जल्दी ये बीपी नहीं ठीक करेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका प्रयोग करेंगे तो ताप्यादि लौ जो है वो धीरे 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 रक्त का प्रसादन करेगा, रक्त वाहिनियों को मजबूत करेगा, अटेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस को ठीक करेगा, जो ब्लॉकेजेस है उसका आम का पचन करेगा। ये धीरे 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 करके बीपी को ये पूरी तरह से मैनेज करके ठीक कर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देना पड़ता है। इसी तरह से पक्षाघात होता है, पेशेंट बेहोश हो गया है, आंखें बहुत लाल हो गई हैं और ज्वर आ रहा है और पैरालिसिस हो गया है, वहां पे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करना है, तो एकांग वीर के अपेक्षा ताप्यादि लौ जो है वो ब्रेन में माइक्रो सर्कुलेशन को अच्छा कर देता है, इसलिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मेन है कि ये रक्त का प्रसादन करता है, तो दुष्ट रक्तजन्य जो भी ज्वर है, या फिर सुतिका ज्वर में या पूयजन्य ज्वर है, उसमें झटके आ रहे हैं, तंद्रा हो रहा है, मूर्छा हो रहा है, उन सबको ये ठीक कर देता है। टिटैनस में भी बहुत अच्छा ये काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करके ठीक कर देता है। हृदय में जो वीकनेस आ गई है, अब जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, वहां पे वेंट्रिकल्स को ताकत मिलनी चाहिए, उसके जो मसल्स हैं, परकंजे फाइबर्स, बंडल ऑफ हिस, कार्डियक मसल्स, उनको ताकत लाना है, या फिर वहां के वॉल्स को ताकत लाना है, तो हम इसका प्रयोग अगर करते हैं ताप्यादि लौह को, तो वहां पे माइक्रो सर्कुलेशन अच्छा करके, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, इसको लॉन्ग टर्म के लिए देना पड़ेगा, तो धीरे 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 ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर देता है। साथ में हम लोग अर्जुन के कल्प और अभ्रक के कल्प देते हैं, जैसे नागार्जुन रस, प्रभाकरवटी, हृदय रस, हृदय वल्लभ रस, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन शीर्पाक, तो ये माइक्रो सर्कुलेशन अच्छा करेगा, कार्डियक मसल्स को ताकत दे देता है, तो ये अच्छा कर देता है।
इसी तरह से शत क्षय जन्य विकार होते हैं, जिसमें खांसी आ रही है बहुत ज्यादा, तो इसमें मिश्री डाला हुआ है, वो क्षय जन्य और शत जन्य संप्राप्ति को ठीक कर देता है। विषम ज्वर में इसका प्रयोग करने से ताकत आ जाती है। इसी तरह से आमाशय में, पक्वाशय में, ऊर्ध्व ग्रहणी में, मध्यम ग्रहणी के रोग में, जहाँ पे पचन अच्छे से नहीं हो रहा है, अन्न विद्वेष हो रहा है और अन्न आगे ढकेला नहीं जा रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो, इसमें ताप्यादि लौह का प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से काल में, नील में, हरिद्र में, मंजिष्ठ में, इन सब में हम लोग चंद्रप्रभावटी और नाग भस्म, ताप्यादि लौह ये अगर हम दें तो यह पूरी तरह से पित्त जन्य जो प्रमेह है उसमें काम करता है। रक्त की कमी की वजह से कभी कभी बवासीर हो जाता है, कमी की वजह से, और वहां पे जो डायलिटेशन होता है रेक्टल वेन का वो हो जाता है, स्वेलिंग आती है, सर्वांग शोफ हो जाता है, तो और ब्लीडिंग पाइल्स हो रहा है, वहां पे भी खून की कमी हो जाती है। ताप्यादि लौह को ब्लीडिंग पाइल्स में देने से ताकत आ जाती है। बाकी हम अर्शोग्न दवाइयां देते हैं। यकृत वृद्धि, प्लीहा वृद्धि, बद्धकोष्ठता, किडनी की बीमारियों में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? अरविंद सर। उरक्षत में क्षत कम करने का काम होगा ताप्यादि से। हाँ, क्योंकि इसमें मिश्री डाला हुआ है और त्रिफला है, तो वो हीलिंग करता है। लौह भस्म है, रौप्य भस्म है, स्वर्णमाक्षिक है, हीलिंग करता है। मगर और इसमें शिलाजीत का क्या रोल होगा ये धातुओं को उरक्षत में? बल देता है, बल देता है। अच्छा। लेकिन हमें उसमें लाक्षा तो देना ही पड़ेगा, लाक्षा गुगुल, आभा हाँ गुगुल। हाँ। और द्रव्यों के साथ में देंगे तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बृहण कार्य करता है। अब और धात्री लोह कहाँ पे यूज करना? तो मेरा ये समझ है कि जहाँ क्लेद आधिक्य होगा, कफाधिक्य होगा, वहां पे ताप्यादि लोह का यूज करना है क्या? और धात्री लोह अन्य विचार करना होगा क्या धात्री अभी लोह का? धात्री लौह, धात्री मतलब क्या आपके हिसाब से? आमलक की। हाँ, तो इसमें भी आंवलकी है, लेकिन इसमें आंवला कम है, उसमें आंवला हम्म। ज्यादा है। आंवले का हाँ प्रॉपर्टी ज्यादा चाहिए तो आप धात्री लौह प्रयोग करिए, वो रसायन भी है। हाँ। लेकिन उसमें धात्री लौह में स्वर्णमाक्षिक है, रौप्य भस्म है क्या? नहीं है। हाँ, तो वो उस तरह का कॉम्बिनेशन है जहाँ पे आंवला का हमें ज्यादा रिजल्ट चाहिए और एचबी लेवल को बढ़ाना है, वहां पे धात्री लौह का प्रयोग करते हैं। अच्छा। तो अब पांडु में भी धात्री लोह यूज करती हूँ मैं तो। हाँ, अम, सब सही है। अभी जैसे कि ऐसे होता है ना, रेंज, मिसाइल का हाँ। रेंज होता है। एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल कि एक हाँ महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाके कोई काम करता है। एक हाँ। छोटे छोटे मिसाइल होते हैं, द्रोण वाले कुछ होते हैं, जैसे कि आकाश मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल का क्या है काम है, 450 किलोमीटर तक काम करता है। आकाश हम्म, मिसाइल है वो 25 किलोमीटर तक करता है। इंट्राकॉन्टिनेंटल है वो 10-10 हजार किलोमीटर तक जाके काम करता है। वैसे ही धात्री लॉ जो है उसका रेंज कम है। ताप्यादि लॉ मल्टीपल डिजीज में काम करता है। जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल होते हैं ना, जैसे हम्म, रशिया ने अगर किया, अमेरिका पे अटैक किया, दूसरे महाद्वीप पे अटैक करना है या यूरोप पे करना है, तो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल रहेगा, क्योंकि उसका रेंज ज्यादा है। ऐसे है, तो ताप्यादि तो लौह का रेंज बहुत दूर दूर तक है, दूर दूर तक ये हाँ। काम करता है। सर और कोई ऐसी बीमारी जहां हम इसको नहीं यूज करना चाहिए? ताप्यादि लौह ऐसा कहीं है पर, कोई गर्भिणी या छोटा बच्चा? छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं, गर्भिणी माता को हम लोग देते हैं ना, गर्भिणी को भी देते हैं, वृद्धों को भी देते हैं, सबको देते हैं। ठीक है सर, शुक्रिया। लेकिन जहाँ मात्रा, पे मात्रा के हिसाब शिलाजित से। शुद्धि नहीं किया है, स्वर्णमाक्षिक शुद्ध नहीं है, रौप्य भस्म शुद्ध नहीं है, लौह भस्म शुद्ध नहीं है, वहां पे अगर हम देंगे तो किडनी फेल करेगा ये। जहाँ पे अशुद्ध लौह भस्म है, अशुद्ध रौप्य भस्म है, अशुद्ध स्वर्णमाक्षिक है। कौन सी कंपनी का फिर अच्छा मिलेगा सर? ये शशि मैडम से पूछिए, वीना मैडम से पूछिए। मैं तो खुद का बनाता हूँ, इसलिए मुझे अपना पता है। तो फिर सर आपसे मंगवा लेंगे, हम भेज देते हैं। हाँ, ताप्यादि लौह ऐसा होता है, मैं आपको भेजूंगा अपना वाला, वो मुंह में रखते ही मीठा लगता है और थोड़ा सा तीखा लगता है, इतना टेस्टी लगता है ये, क्योंकि मिश्री डाला हुआ है और त्रिकटु डाला हुआ है। ऐसे चूस चूस के खाएंगे ना, चूस चूस के खाने से भी एचपी लेवल बढ़ जाता है, इतना बढ़िया होता है।
कंपनी मेड का मुझे नहीं पता है। डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सब लोग मगन होके सुन रहे हैं ताप्यादी लॉ का कि अब हम यूज करेंगे। बहुत ही बढ़िया सर लगा सर, कोई ऐसी चीज मिली जो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। हाँ, ये ऐसी दवाई जो किडनी फेलियर में यूज कर सकते हैं, मैं तो ब्रेन कह रहा हूँ ना कि बीमारी में मेरे कर सकते जैसा नालायक बंदा जहाँ कोई समझ ना आया तो इसको लगा सकता है कि एक आधा नाल जोड़ दे साथ में। हैं। और ये शरीर को फायदा ही फायदा करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देना पड़ता है। इंट्रा कॉन्टिनेंटल मिसाइल जो बोलते हैं ना, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक। ठीक है। जी। और ये परमाणु बम भी लेके जा सकता है, जैसे हमारा कोई और द्रव्य है ना, उसको भी लेके जाएगा, वहां तक पहुंचा देगा। एटम बम भी लेके जाएगा और मिसाइल में फिट करके लगा दिया, वहां जाके बम को गिरा देगा। ये इतना बढ़िया दवाई है। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। अब हम रात को 9 बजे मिलते हैं। तब तक के जी लिए सर। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। 8 बज गए। थैंक यू सर, थैंक